रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में ना आजकल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही है। एक कहानी महत्वाकांक्षा की और चुनौतियों की। ये कहानी है पवन चक्कियों की, जो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही हैं। लेकिन इस आसमान छूने की दौड़ में कुछ जमीनी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और ये सवाल ना आज बहुत जरूरी हो गया है। सौर ऊर्जा की कीमतें लगातार गिरी हैं और वो हर जगह छा गई है। वहीं दूसरी तरफ पवन ऊर्जा को मुकाबले में बने रहने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। और जानते हैं, इसी चुनौती ने पवन इंडस्ट्री को एक बहुत ही साहसिक और विशाल रास्ते पर धकेल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि पवन ऊर्जा आखिर कैसे सौर ऊर्जा की बराबरी कर सकती है। इंडस्ट्री का मानना है कि इसका जवाब ऊपर है, आसमान की तरफ। बस यही है पूरी इंडस्ट्री का गेम प्लान, पवन टर्बाइनों को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ऊंचा बनाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पैदा की जा सके। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में उतना है नहीं। तो चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि आखिर ये आकार इतना मायने क्यों रखता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सरल है, लेकिन वो पवन ऊर्जा के उत्पादन के पूरे खेल को ही बदल देता है। पिछले सिर्फ 20 सालों में एक औसत पवन चक्की के टावर की ऊंचाई में लगभग इतनी ही बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से आसमान की ओर बढ़ रही है। देखिए, इसका हिसाब बिल्कुल सीधा है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, हवा उतनी ही तेज और बिना किसी रुकावट के मिलेगी। और तेज हवा का मतलब है टरबाइन का ज्यादा घूमना, और इसका सीधा मतलब है ज्यादा बिजली। और जब टावर ऊंचे होते हैं तो एक और कमाल की चीज होती है, उन पर बहुत लंबे ब्लेड लगाना मुमकिन हो जाता है। ये ब्लेड हवा पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा दायरा बनाते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में स्वेप्ट एरिया कहते हैं। जितना बड़ा एरिया उतनी ही ज्यादा हवा की ताकत। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। रोटर के व्यास में सिर्फ 20% की बढ़ोतरी करने से बिजली उत्पादन में 44% की जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। मतलब आकार में थोड़ी सी बढ़त का नतीजा कितना बड़ा हो सकता है, ये सोचिए। इसका एक और शानदार फायदा भी है। इन बड़े ब्लेडों की वजह से ना टरबाइनें अब धीमी हवा में भी बिजली बनाना शुरू कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दिन में ज्यादा घंटों तक चलती हैं। और तो और उन जगहों पर भी पवन फार्म लगाना फायदेमंद हो जाता है जहां पहले हवा को बहुत तेज नहीं माना जाता था। लेकिन जैसा कि होता है, जब आप कुछ इतना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको उतनी ही विशाल इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नई पहेलियां आखिर हैं क्या। यहाँ पर आकर गियरबॉक्स की असली चुनौती शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ हैं ये विशाल ब्लेड्स जो बहुत धीरे धीरे लगभग 15 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है बिजली बनाने वाला जनरेटर, जिसे घूमने के लिए चाहिए लगभग 1500 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार। इस धीमी भारी ताकत को बिजली बनाने वाली तेज रफ्तार में बदलना ही गियरबॉक्स का सबसे बड़ा काम है। तो इसका हल निकाला गया टॉर्क डेंसिटी के जरिए। अब ये क्या चीज है? सीधे शब्दों में कहें तो ये गियरबॉक्स का आकार बढ़ाए बिना उसकी शक्ति बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे कि रोलर बेरिंग्स की जगह जर्नल बेरिंग्स का इस्तेमाल करना, जिससे अंदर ज्यादा जगह बनती है। इसी कमाल की तकनीक की वजह से 40 टन के एक गियरबॉक्स की क्षमता को 4 मेगावाट से बढ़ाकर 9 मेगावाट तक किया जा सकता है, बिना उसे और बड़ा या भारी बनाए। चलो मान लिया गियरबॉक्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन लंबे ब्लेड्स ने एक और बहुत बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है, लॉजिस्टिक्स का। सोचिए, एक फुटबॉल के मैदान से भी लंबे इन ब्लेडों को फैक्ट्री से साइट तक पहुंचाना कितना मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया सामने आया, सेगमेंटेड ब्लेड्स का। यानी ब्लेड को एक ही विशाल टुकड़े में बनाने के बजाय उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बनाया जाए, फिर इन हिस्सों को आसानी से साइट पर ले जाकर वहां जोड़ दिया जाए। सुनने में तो ये एक बेहतरीन हल लगता है ना? पर यहीं पर आकर सारा गणित बिगड़ जाता है। ये स्लाइड असलियत दिखाती है। सेगमेंटेड ब्लेड बनाने की लागत 20% बढ़ जाती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सिर्फ 5% कम होता है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या हुआ? ये समाधान प्रोजेक्ट को 15% और महंगा बना देता है। और पैसा तो बस एक बात है, इसके अलावा कई प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। इन अलग अलग टुकड़ों को आपस में इतनी मजबूती से जोड़ना कि वो तूफानी हवाओं को भी झेल सकें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इससे ब्लेड का वजन भी बढ़ता है और फिर इन्हें साइड का जोड़ने के लिए एक चलती फिरती हाईटेक फैक्ट्री जैसी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, जो अभी तो मुमकिन नहीं है। तो एक तरफ तो ये इंजीनियरिंग की अपनी मुश्किलें थीं, और फिर इंडस्ट्री पर एक बिल्कुल बाहरी, एक बड़ा आर्थिक तूफान आ गया। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है कोरोना महामारी के बाद से हालात कैसे बिगड़े हैं। स्टील, जो टरबाइन का एक मुख्य हिस्सा है, उसकी कीमतें 50% से भी ज्यादा बढ़ गई हैं, और इसका असर ये हुआ कि एक पूरी टरबाइन की कुल लागत में 20 से 40% तक की भारी बढ़ोतरी हो गई। और ये सिर्फ स्टील की बात नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, मजदूरी, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और साथ में ऊंची ब्याज दरें, इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने प्रोजेक्ट की लागत को आसमान पर पहुंचा दिया है। और इसका सीधा और गंभीर नतीजा जमीन पर दिख रहा है। अचानक से लागत इतनी बढ़ जाने के कारण दुनिया भर में कई बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएं या तो रोक दी गई हैं या उन्हें पूरी तरह से रद्द किया जा रहा है। इस पूरी आर्थिक उथल-पुथल का एक बड़ा असर ये हुआ है कि कंपनियां अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गई हैं। वे नई और बड़ी टरबाइनों में जोखिम भरा निवेश करने के बजाय अपनी पुरानी स्थापित टेक्नोलॉजी से ही से ज्यादा लाभ कमाने पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है, इससे इनोवेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है। पवन उद्योग ने इंजीनियरिंग के मामले में तो वाकई आसमान छू लिया है, लेकिन क्या वो इन जबरदस्त आर्थिक चुनौतियों के बीच अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।